Good morning, students. Good morning, sir. Uh, so, I was discussing about the preparation of alkanes. तो उसमें मैंने आपको पहला मेथड पढ़ाया था कि फ्रॉम द alkenes and alkynes by the hydrogenation of alkenes and alkynes. Hydrogenation means addition of hydrogen. एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हम H और H को डबल बॉन्डेड कार्बन पे या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर ऐड कर सकते हैं. इट इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन. और वो हम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करते हैं, निकल प्लेटिनम या पैल, तो दैट इज कॉल्ड द कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन. और सेकंड था फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड या तो उसमें दो मेथड था. पहला था आपका कि रिडक्शन ऑफ हेलोएल्केन, दैट इज द एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करके हम लोग बना सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक HCl, जो कि जिंक और HCl हमको नेसेंट हाइड्रोजन देता है. और वो नेसेंट हाइड्रोजन हेलोएल्केन से हेलोजन को हटा के हाइड्रोजन लगा देता है और उससे हमको जो है एल्केन मिलता है. और सेकंड था आपका उड्ज रिएक्शन. उड्ज रिएक्शन में आपने देखा था कि हेलोएल्केन्स का दो मॉलिक्यूल ले करके जब हम उसको सोडियम और ड्राई ईथर से ट्रीट करते हैं तो उनके दोनों एल्काइल ग्रुप आपस में कंबाइंड हो जाते हैं और हमें हेलोएल्केन मिलता है. तो उड्ज रिएक्शन का एक आध एग्जाम्पल हम और बताना चाहते हैं. जैसे कि मान लीजिए आपने ले लिया यहाँ पर उड्ज रिएक्शन में, सपोज आपने लिया CH3 CH2 Br. दिस इज द ब्रोमोइथेन और इसका हमने 2 मोल ले लिया. तो इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर, तो ड्राई ईथर मीन्स दैट इज द ईथर विदाउट मॉइस्चर. इसके दोनों मॉलिक्यूल मतलब ये हेलोजन हट जाएगा और ये दोनों एथाइल ग्रुप जो है आपस में जुड़ जाएंगे. मतलब एक CH3 CH2 और फिर दूसरा CH2 CH3. तो इस तरह से डबलिंग हो जाती है. तो यहाँ पर हमको ब्यूटेन मिलेगा. तो यहाँ पर जो भी तुम्हारा एल्काइल होगा वो डबल हो जाएगा. जैसे कि अगर हमने टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया 2 मोल और सोडियम डाई ईथर से ट्रीट किया, तो ये जो है आपका इस तरह से ये बन जाएगा. दैट इज द 2233 टेट्रामेथाइल ब्यूटेन. 2233 टेट्रामेथाइल ब्यूटेन ये आपका फॉर्म करेगा, दिस वन. तो इसको हम लोग जो है बोलते हैं उड्ज रिएक्शन. तो उड्ज रिएक्शन में दो एल्काइल ग्रुप आपस में कंबाइंड हो जाते हैं और उस तरह से उसकी डबलिंग हो जाती है. तो इससे केवल हम सिमेट्रिकल एल्केन बना सकते हैं क्योंकि डबल होता है इवन कार्बन एल्केन. तो बाय दिस मेथड ओनली इवन कार्बन एल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड. तो बाय दिस मेथड, बाय उड्ज रिएक्शन only even carbon or symmetrical alkanes can be prepared. तो ये है आपका उड्ज रिएक्शन. तो उड्ज रिएक्शन से भी हम लोग जो है एल्केन बना सकते हैं. और तीसरा मेथड है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एल्केन बनाया जा सकता है. तो थर्ड मेथड है आपका फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से, दैट इज RCOH. इससे हम लोग जो है बना सकते हैं एल्केन.
तो इसमें भी दो मेथड है। पहला है बाई सोडा लाइम। बाई सोडा लाइम, सोडा लाइम जो होता है ये दो शब्दों से बना है। एक होता है हमारा कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा हम लोग NaOH को कहते हैं कास्टिक सोडा, और दूसरा होता है हमारा क्विक लाइम। क्विक लाइम, क्विक लाइम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। तो इन दोनों के मिक्सचर को सोडा और लाइम कहते हैं। ठीक है, तो सोडा लाइम का मतलब हो गया, सोडा लाइम मीन्स मिक्सचर ऑफ कास्टिक सोडा एंड क्विक लाइम, तो दैट इज कॉल्ड सोडा लाइम। तो यहाँ पर जो है हमारे पास NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर है। तो NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को हम लोग जो है सोडा लाइम कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि पहले आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे RCOH, और उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे। तो ये एसिड है, ये बेस है, तो साल्ट बन जाएगा RCOONA प्लस वाटर। यहाँ से H निकला, यहाँ से OH H2O और Na आ गया यहाँ पर, तो बन गया RCOONA प्लस H2O। तो इसको हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट। अब इस सेकंड स्टेप में आप सोडियम कार्बोक्सिलेट को ले लीजिए RCONA को, और इसको सोडा लाइम से मतलब NaOH और क्विक लाइम के प्रेजेंस में हीट करिए। तो यहाँ से CONA पूरा और यहाँ से NaO ये पूरा निकल जाएगा, और H आके R से लग जाएगा, RH बन जाएगा। और ये जो आपका 2 Na, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, ये बन गया आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और ये बन गया आपका एल्केन। तो इसको हम लोग जो है सोडा लाइम मेथड कहते हैं। इसको डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी इसको हम कहते हैं। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये हट जाता है साल्ट के रूप में, तो डिकार्बोक्सिलेशन। तो डी मतलब रिमूव्ड और कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिल, तो कार्बोक्सिल ग्रुप इसमें रिमूव हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ये एल्केन बन गया। अब जैसे इसका एक एग्जांपल ले लें कि मान लो हम यहाँ एसिड की जगह पे ले लेते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH, हमने ले लिया एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। इसको पहले साल्ट बना लो NaOH के साथ, तो ये बन जाएगा, यहाँ से H यहाँ से OH हटेगा, ये बन जाएगा तुम्हारा साल्ट CH3CONA प्लस वाटर। इसको हम लोग क्या कहेंगे? एसिटिक एसिड से बन गया सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट बना लेंगे। और अब सेकेंड स्टेप में इस सोडियम एसीटेट को ले लो, CH3CONA को, सोडियम एसीटेट को, और इसको सोडा लाइम से NaOH और क्विक लाइम के मिक्सचर के साथ हीट करो। तो इसका CONA, इसका NaO ये हटेगा, ये बन जाएगा CH3 में H आके लग जाएगा, ये बन गया देखो मीथेन CH4 प्लस ये क्या बन जाएगा Na2CO3, तुम्हारा मीथेन बन गया। तो यहाँ पर जो भी मेथाइल है तो एक H आके लग गया तो मीथेन। एथाइल अगर यहाँ ले लोगे तो इथेन, प्रोपाइल तो प्रोपेन, प्रोपेन मतलब लोगे जो लोगे उससे एक H जाएगा और आपका एल्केन फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एल्काइल ग्रुप है उसमें एक H आके जुड़ जाता है और वो एल्केन करता है। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन या अलाइनमेंट।
तो कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम से ट्रीट करके हम एल्केन बना सकते हैं कि H लग जाता है और वो एल्केन फॉर्म करता है। तो ये था। और सेकंड मेथड है आपका, सेकंड मेथड है बी, दैट इज द इलेक्ट्रोलिसिस। उसको हम लोग कहते हैं कोलबेज, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। उसको कहते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एल्केन बनता है। जैसे कैसे, हम लोग पहले क्या करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड को KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका एसिड है और KOH आपका क्या है, बेस है। बेस, बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर। यहां पर बन गया आपका RCOOK प्लस वाटर। तो आपका बन गया पोटेशियम कार्बोक्सिलेट, ये आपका सॉल्ट बन गया। ठीक है। अब इसी पोटेशियम कार्बोक्सिलेट में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इसका ये जो R ग्रुप है ये डबल हो जाता है, RR, जैसे उर्ज रिएक्शन में हो रहा था। जैसे उर्ज रिएक्शन में दो एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाते थे, ऐसे इसमें भी यहाँ जो एल्काइल होगा इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर वो दोनों एल्काइल आपस में जुड़ जाते हैं और जो COO है वो CO2 गैस बन जाता है और जो K है वो फर्दर KOH बन जाता है। तो KOH तुम्हारा वापस आ गया। तो इसको हम लोग जो है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। मतलब इसमें अगर रिएक्शन हम दिखाएं रिएक्शन के थ्रू, तो जैसे मान लो हम ले लें CH3COH और CH3COH को पहले KOH से रिएक्शन करा दो तो आपका बन जाएगा साल्ट CH3COOK, क्योंकि यहाँ H और OH मिलकर वाटर बन जाएंगे और K इसकी प्लेस ओके वाटर। तो ये बन गया आपका पोटेशियम कार्बोक्सिलेट, मतलब एसीटेट, क्यों एसिटिक एसिड। पहले हमने KOH से रिएक्शन करा के पोटेशियम एसीटेट बना दिया और अब इस पोटेशियम एसीटेट में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे अर्थात इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो इसका जो CH3 है डबल हो जाएगा। मतलब एल्काइल ग्रुप दो CH3 आपस में जुड़ जाएंगे तो ये बन गया तुम्हारा इथेन और जो CO है वो CO2 बन जाएगा और जो K है वो KOH बन के वापस आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो है वो डबल हो जाता है। अगर यहाँ मिथाइल है तो उसका डबल इथेन मिलेगा, अगर मिथाइल है तो उसका डबल ब्यूटेन मिलेगा जैसे यहाँ पर, अगर यहाँ प्रोपाइल है तो मिलेगा। तो इस तरह से कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में भी उर्ज रिएक्शन की तरह दो एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं, इसी को हम लोग कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो दिस इज, तो ये था आपका तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जिनसे हम एल्केन बनाते हैं। पहला आपने देखा था कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे आपका एल्कीन है या एल्काइन है, उसका हाइड्रोजनेशन करके हम लोग एल्केन बना सकते हैं। दूसरा आपने देखा कि हेलोएल्केन से रिडक्शन करके या उर्ज रिएक्शन से बना सकते हैं। और तीसरा आपने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एल्केन बनाया जा सकता है या जिसको डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं या कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस से। तो इस तरह से ये था आपका टोटल एल्केन बनाने के मेथड्स। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज पर, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स पर। तो एल्केन्स पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो यहां पर ये ध्यान रखो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज यहां हम लोग केवल एल्केन्स का ही नहीं पढ़ रहे हैं, यहीं पर मैं आपको जो आगे एल्कीन और एल्काइन पढ़ना है उसका भी फिजिकल प्रॉपर्टीज यहीं पर बता देता हूं। तो सबके लिए है, एल्केन्स के लिए भी है, एल्कीन्स के लिए भी है और एल्काइंस के लिए भी है। तो तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी है, तो मैं तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको यहीं में सबसे चलते हैं। पहला हमारा है फिजिकल स्टेट।
फिजिकल स्टेट। तो जो हमारा शुरुआती एल्केन या एल्कीन या एल्काइन है, जैसे मान लो शुरुआत इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, C4H10, उसके बाद आपका पेंटेन है, फिर हेक्सेन है एंड सो ऑन। तो मतलब आप ये लोअर मेंबर्स हैं, उसके बाद नेक्स्ट फ्यू मेंबर्स, उसके बाद आपके हायर मेंबर्स आते हैं। तो किसी भी फैमिली में आपका लोअर मेंबर्स जो है जनरली गैस होता है, गैस मेंबर्स आपके लिक्विड हो जाते हैं और हायर जो है वो सॉलिड हो जाते हैं। तो ये चीज सब में लागू होती है, इथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। शुरू के जो 4 मेंबर हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये गैस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके जो लगभग 10, मतलब पेंटेन से लेके 10 मेंबर पेंटाडेकेन तक लिक्विड होते हैं, और उसके हायर जो होते हैं वो वैक्सी सॉलिड होते हैं। तो ये हर फैमिली में लागू होता है। ऐसे आपका एल्कीन में जाओगे तो एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये गैस है। उसके बाद 5-6 मेंबर लिक्विड है, देन हायर वैक्सी सॉलिड होते हैं। ऐसे आप जाओगे तो एथाइन, प्रोपाइन, ये गैस है। उसके बाद नेक्स्ट फ्यू मेंबर लिक्विड होते हैं और फिर हायर सॉलिड हो जाते हैं। तो किसी भी होमोलॉगस सीरीज में अगर लोअर मेंबर गैस है तो नेक्स्ट मेंबर्स लिक्विड होंगे और हायर सॉलिड होंगे, या अगर लोअर मेंबर लिक्विड हैं तो फिर सॉलिड होंगे। मतलब आप अगर गैस से स्टार्ट करते हो तो गैस से फिर लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बन जाओगे, और अगर आप लिक्विड से स्टार्ट करते हो तो भी सॉलिड बन जाओगे। तो चाहे कोई भी होमोलॉगस सीरीज हो, उसमें हमको ये देखना है कि जो उनका क्या फिजिकल स्टेट है। अगर गैस हैं तो उसके बाद कुछ मेंबर के बाद वो लिक्विड हो जाएंगे और फिर हायर सॉलिड हो जाएंगे, और अगर शुरुआती मेंबर्स लिक्विड हैं तो फिर आगे जाके सॉलिड हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखो, ये हर फैमिली में लागू होता है। मैं सिर्फ एल्केन की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे आप एल्कीन ले लें, एल्काइन ले लें, एल्डिहाइड ले लें, कीटोन ले लें, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, एल्कोहल ले लें, एमाइन ले लें, एस्टर ले लें, हेलोएल्केन ले लें, कोई भी फैमिली ले लो, किसी भी होमोलॉगस सीरीज में चले जाओ, सब में यही हाल है कि अगर लोअर मेंबर्स गैस हैं तो नेक्स्ट फ्यू मेंबर्स आपके लिक्विड होंगे और हायर सॉलिड होंगे, और अगर लोअर मेंबर लिक्विड हैं तो फिर आगे जाके वो सॉलिड हो जाएंगे। मतलब अल्टीमेटली हायर मेंबर को सॉलिड होना होता है। तो ये तो बात हो गई कि ठीक है ऐसा होता है, लेकिन इसका रीजन क्या है कि ऐसा क्यों होता है कि लोअर मेंबर अगर गैस है तो फिर उसके बाद लिक्विड हो जाते हैं, फिर सॉलिड हो जाते हैं। जैसे एल्केन में शुरुआत के जो 4 मेंबर है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। जैसे तुम्हारा मीथेन क्या है, नेचुरल गैस, जिसको हम लोग कंप्रेस करके बनाते हैं, CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस, जिसको हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं, क्योंकि वो मार्सी लैंड में दलदली एरिया में मिलता है, इसलिए उसको हम लोग उसको मार्स गैस भी कहते हैं, उसको नेचुरल भी गैस कहते हैं। और मीथेन तुम्हारा बायोगैस का मेन कंपोनेंट होता है, जो बायोगैस होती है उसका मेन कंपोनेंट मीथेन होता है। और जो तुम्हारा LPG होता है उसमें 2 गैस होती है, एक होता है आपका ब्यूटेन और दूसरा होता है आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का वो गैस को लिक्विफाई कर दिया जाता है और उसको सिलेंडर में भर देते हैं, तो वही आपका LPG होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको तुम कहते हो। उसके बाद पेंटेन से लेके डेकेन तक, पेंटेन लिक्विड होता है, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, पांचों के मिक्सचर को पेट्रोल कहते हैं। इन पांचों के मिक्सचर को हम लोग पेट्रोल कहते हैं। तो पेट्रोल क्या है, पेट्रोल मिक्सचर है किसका, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन का। तो ये मिक्सचर होता है। उसके बाद अनडेकेन, डूडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, इसका जो मिक्सचर होता है वो आपका केरोसिन ऑयल होता है। उसके बाद नेक्स्ट 4-5 जो मेंबर हैं उनके मिक्सचर को डीजल कहते हैं। ये सब ऐसे जुड़े हुए हैं। और आगे चले जाओगे तो उनको लुब्रिकेंट ऑयल कहते हैं।
और आगे चले जाओगे तो उनको ग्रीस कहते हैं। तो सब पूरी सीरीज है। तो चाहे तुम्हारा नेचुरल गैस सीएनजी हो या एलपीजी हो या पेट्रोल हो या केरोसिन ऑयल हो या डीजल हो, लुब्रिकेंट ऑयल हो, जिसको लुब्रिकेंट ऑयल मतलब जैसे मोबिल ऑयल वगैरह जो कहते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल हो या ग्रीस हो, ये सब आपके एल्केन ही होते हैं और ये मिक्सचर होते हैं, कई सारे एल्केन के मिक्सचर होते हैं। ठीक है, तो इसी से समझ जाओ कि मैं तुमको क्या बता रहा हूं कि लोअर मेंबर गैस, नेक्स्ट फ्यू मेंबर लिक्विड, जैसे आपका नेचुरल गैस गैस है, एलपीजी गैस फॉर्म में रहता है, वो तो लिक्विफाई किया होता है। उसके बाद आपका पेट्रोल डीजल केरोसिन ये लिक्विड में रहता है। उसके बाद आपका जो है वो लुब्रिकेंट ऑयल जैसे मोबिल ऑयल वगैरह है, तो वो आपका थोड़ा थिक हो जाता है। और ग्रीस में चले जाओ, ग्रीस जो ग्रीस लगाया जाता है बॉल बियरिंग वगैरह में, तो वो आपका क्या होता है, वो वैक्सी सॉलिड होता है। जो तुम्हारा कैंडल होता है, कैंडल मोम जिसको तुम मोम कहते हो, वैक्स, वो भी तो एल्केन है। जो तुम लिप्स पे वैसलीन लगाते हो वो भी तो एल्केन है। वो सब एल्केन की ही फैमिली के हैं, अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग मिक्सचर से वो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज हमको यहाँ पे रीजन पढ़ना है, ऐसा होता क्यों है, क्यों हमारे फोर मेंबर्स जो होते हैं गैस, फ्यू मेंबर हमारे लिक्विड होते हैं, फिर हायर सॉलिड हो जाते हैं। एक तो ये रीजन हमें जानना है। या अगर लोअर मेंबर लिक्विड है तो हायर हो जाते हैं। मतलब ये चीज जो मैंने बताया ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। और तो जैसे यहाँ पे लोअर मेंबर्स, तो इसके पीछे रीजन क्या है, जैसे जैसे तुम लोअर से हायर मेंबर तरफ जाते हो, इनका मॉलिक्यूलर साइज और मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है। लुक एट दिस पिक्चर, मॉलिक्यूलर साइज और इनका मॉलिक्यूलर मास ऐसे बढ़ता जाता है। तो मॉलिक्यूलर साइज कम है तो सरफेस एरिया कम होता है, सरफेस एरिया कम होगा तो इसमें इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन भी कम होगा। लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स बड़ा होता जाता है इनमें अट्रैक्शन अच्छा होता जाता है। तो देखिए मॉलिक्यूलर साइज छोटा था तो सरफेस एरिया कम था। तो मॉलिक्यूलर साइज छोटा क्यों है, क्योंकि इसमें एटम कम है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, यहाँ 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन, वहां 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जा रहे हैं तो उसका साइज क्या होगा, बढ़ता जाएगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा उनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो बेहतर होता जाता है। ये देखिए यहाँ पे अट्रैक्शन अच्छा होता जा रहा है, यहाँ पे अट्रैक्शन मजबूत होता जा रहा है। और जैसे जैसे इनका इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन मजबूत होता जाएगा इनकी पैकिंग अच्छी होती जाएगी। यहाँ अट्रैक्शन कमजोर है तो पार्टिकल्स दूर दूर हैं, तो लूज पैकिंग है तो गैस है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज बढ़ रही है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, उनके बीच का इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से उनकी पैकिंग अच्छी होती जा रही है। तो आगे जाके वो लिक्विड हो गए क्योंकि उनकी पैकिंग थोड़ा टाइट हो गई। और जब और बड़ी साइज के हो गए उनमें और अच्छा अट्रैक्शन हो गया तो पार्टिकल्स और टाइटली पैक हो गए। तो पार्टिकल्स अगर और टाइटली पैक हो गए तो वो सॉलिड हो गए। तो जैसे जैसे हमारा मॉलिक्यूलर साइज, तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि जब हम लोअर टू हायर मेंबर्स जाते हैं तो मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज करता है, मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज करता है। उसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज मॉलिक्यूलर मास सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा उनका स्ट्रेंथ ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये आपका इंक्रीज करेगा। और अगर स्ट्रेंथ ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो जो स्ट्रेंथ ऑफ पैकिंग है वो इंक्रीज करेगी। स्ट्रेंथ ऑफ पैकिंग अगर इंक्रीज करेगी तो फिर सॉलिडिटी
सॉलिडिटी इंक्रीज करेगी, मतलब सॉलिडिटी इंक्रीज करने मतलब हुआ अगर वो गैस है तो सॉलिडिटी इंक्रीज करने मतलब वो लिक्विड हो जाएगा और फिर फाइनली सॉलिड हो जाएगा। तो सॉलिडिटी इंक्रीज करना मतलब उनकी पैकिंग, तो पहले वो गैस था उस पैकिंग वो लिक्विड हो गया, फिर लिक्विड से, तो जैसे जैसे हम लोअर टू हायर मेंबर जाते हैं विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज एंड मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर कितना कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, हाइड्रोजन का 4, 16 हो गया। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास 16, इसका कितना हो जाएगा, हर दो में CH2 का डिफरेंस होता है, तो CH2 का डिफरेंस मतलब कार्बन 12 14 है, तो इसका 44 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 14 का डिफरेंस आता है ना, क्योंकि CH2 का डिफरेंस होता है ना, तो CH2 मतलब कार्बन 12 हाइड्रोजन 2, तो 14। तो अगर CH4 आपका 16 है तो ये 14 जोड़ दो तो 30, फिर 14 जोड़ दो 44, फिर 14 जोड़ दो 58, तो ये मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है और साथ में मॉलिक्यूलर साइज बढ़ रही है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, तो अच्छा होता जाएगा। तो मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर मास जितना बड़ा होता जाता है उसका सरफेस एरिया उतना बड़ा होता जाता है, उसकी पैकिंग उतनी अच्छी होती जाती है और उसकी वजह से उनके बीच का जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अच्छा होता जाता है, उसकी लैटिस एनर्जी बढ़ती जाती है। इसी वजह से उसका जो क्या कहते हैं सॉलिडिटी है वो बढ़ती जाती है। तो सॉलिडिटी का मतलब हुआ कि अगर वो गैस है तो नेक्स्ट लिक्विड हो जाएगा और हार्ड जाकर के वो सॉलिड हो जाएगा। तो यहां पर आपसे कोई, मीथेन तो गैस है, मीथेन लिक्विड है, क्यों? तो आपको कहना है कि मीथेन, क्योंकि मीथेन का मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर मास और सरफेस एरिया कम है, उनके बीच का जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होगा। अगर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो उनके बीच की जो पैकिंग है वो कमजोर होगी, अर्थात उनके पार्टिकल्स लूजली पैक होंगे, इसलिए वो गैस है। पेंटेन का मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर मास, सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो जिसकी वजह से इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल वो स्ट्रांगर होगा, तो उसकी जो पैकिंग होगी थोड़ा बेटर हो जाएगी और जिसकी वजह से वो लिक्विड होगा। और हायर जाएंगे तो सॉलिड हो जाएगा, क्योंकि वहां पर मॉलिक्यूलर साइज बहुत बड़ा होगा, मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होगा, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होगा, तो उनके बीच का जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत स्ट्रांग होगा, तो उनकी जो पैकिंग है बहुत अच्छी होगी, जिसकी वजह से वो आपका सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो ये आपने रीजन समझ लिया होगा कि ऐसा क्यों होता है, और यही कारण है, इसी चीज पर केवल इतना ही नहीं, यही कारण से, इसी कारण से और भी चीजें चेंज होती हैं, जो जो सेम रीजन है कि जब आप लोअर से हायर मेंबर जाओगे तो केवल इतना ही नहीं, और उसको भी आपको जान लेना चाहिए कि और भी क्या क्या चीजें चेंज होती हैं। तो जैसे आप लोअर टू हायर मेंबर जाओगे, यहाँ पे लोअर से हायर मेंबर की तरफ जाओगे तो इतना ही नहीं, बहुत सारी चीजें और भी चेंज होती हैं। जैसे लोअर टू हायर मेंबर जाने पर आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, हार्डनेस बढ़ेगा, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन मतलब गैस को लिक्विफाई करने में कितनी आसानी है वो बढ़ेगा, ये उसको कहते हैं ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। तो मतलब जैसे तुम्हारा मीथेन है और इथेन है, तो हमारा जो इथेन है वो ज्यादा इजिली लिक्विफाई किया जा सकता है देन मीथेन। प्रोपेन और ज्यादा इजिली लिक्विफाई किया जा सकता है, ब्यूटेन और ज्यादा इजिली लिक्विफाई किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे उनकी साइज, उनका मॉलिक्यूलर मास, उनका सरफेस एरिया बढ़ रहा है, उनके बीच का अट्रैक्शन अच्छा होता जा रहा है, मतलब वो पहले से अच्छा अट्रैक्शन रख रहे हैं,
तो जैसे ही थोड़ा सा तुम प्रेशर बढ़ाओगे वो गैस से लिक्विड में हो जाएंगे, तो इसको कहते हैं ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ती है, हार्डनेस बढ़ती है, सब कुछ। और इन सब के पीछे रीजन क्या है? इन सब के पीछे रीजन यही कि मॉलिक्यूलर साइज का बढ़ना, मॉलिक्यूलर मास का बढ़ना, सरफेस एरिया का बढ़ना, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बढ़ना, स्ट्रेंथ ऑफ पैकिंग का बढ़ना, लैटिस एनर्जी का बढ़ना। यही रीजन है कि ऐसा ये क्यों होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉल्बिलिटी इन वाटर। सॉल्बिलिटी इन वाटर, ये ध्यान रखो, ऑल हाइड्रोकार्बन्स, ऑल हाइड्रोकार्बन्स, ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर insoluble in water. All hydrocarbons are insoluble in water. कोई भी हाइड्रोकार्बन, कोई भी, चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, चाहे बेंजीन हो, चाहे टॉलुइन हो, कोई भी हाइड्रोकार्बन वाटर में कभी भी सॉल्युबल नहीं होता। अब यहां पर सॉल्युबल क्यों नहीं होता? क्योंकि वही ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होगा जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, H बॉन्ड। जैसे मिथेनॉल वाटर में सॉल्युबल है क्योंकि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड H बॉन्ड बनाता है, लेकिन मीथेन वाटर में इनसॉल्युबल है क्योंकि मीथेन H बॉन्ड नहीं बनाता। तो ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। रीजन की बिकॉज दे डू नॉट मेक H बॉन्ड। रीजन इसका क्या है? बिकॉज दे डू नॉट मेक, तो बिकॉज दे डू नॉट मेक H bond, that is hydrogen bond with water. ये इसका रीजन है। तो why all alkanes, all alkenes, all alkynes, all aromatic hydrocarbons or any hydrocarbon, all are insoluble in water. तो the reason is because they do not make H bond with water. अब जैसे यहाँ पे H बॉन्ड कौन बनाता है? मैंने तुमको हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बताया था कि H बॉन्ड कौन बनाता है। H बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन का फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वही हाइड्रोजन H बॉन्ड बनाने के काबिल होते हैं। जो हमारे टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन, थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन। तो जो हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़े होते हैं वही H बॉन्ड बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन पर बहुत हाई नेगेटिव चार्ज होगा तो हाइड्रोजन पर बहुत हाई पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा हाई तो हाइड्रोजन पर होगा, नाइट्रोजन पर नेगेटिव होगा तो हाइड्रोजन पर हाई पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जो H फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा होता है वही H बॉन्ड बनाने के काबिल होता है। और दूसरी तरफ इन्हीं तीनों में से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से भी कोई होना चाहिए। जैसे यहां पर मान लो, जरूर नहीं सेम टू सेम हो, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, F है, ये देखो, तो इस पर हाई नेगेटिव चार्ज होता है, हाई नेगेटिव चार्ज। तो हाई पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एंड हाई निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इनके अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है, इनके अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है और इसी अट्रैक्शन को हम लोग H बॉन्ड कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बना सकता है? इसको अपने दिमाग में बिठा लो। हाइड्रोजन बॉन्ड वही हाइड्रोजन बना सकता है जो हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा हो, वही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। और दूसरी तरफ भी आपका फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से कोई एक होना चाहिए। तो हर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि मीथेन वाटर में इनसॉल्युबल है, तो क्यों? क्योंकि मीथेन में देखो 4 हाइड्रोजन है, ये देखो मीथेन में 4 हाइड्रोजन है, लेकिन चारों किससे जुड़े हैं? कार्बन से। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन को किससे जुड़ा होना चाहिए? फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से।
और यहाँ हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? कार्बन से। तो मतलब मीथेन का कोई हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के काबिल ही नहीं है। तो जब इसको तुम वाटर में डालोगे तो वाटर में हालांकि ऑक्सीजन है जो एक होना चाहिए दूसरी तरफ वो है, लेकिन इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। नो एच बॉन्ड, नो हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं तो फिर इनसॉल्युबल, तो फिर इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर वाटर के साथ आप हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते तो केवल वही ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होता है जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके। अब मिथेनॉल लेकिन वाटर में सॉल्युबल होता है। मीथेन तो वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन मिथेनॉल वाटर में सॉल्युबल है। वो क्यों? तो देखो मिथेनॉल को, मिथेनॉल का फार्मूला क्या होता है? CH3OH, ये होता है। मिथेनॉल में भी देखो 4 हाइड्रोजन, लेकिन 3 हाइड्रोजन जुड़ा है किससे? कार्बन से। 3 हाइड्रोजन जुड़ा है कार्बन से, लेकिन 1 हाइड्रोजन देख रहे हो जुड़ा है ऑक्सीजन से। ये वाली सिचुएशन है। तो 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो मिथेनॉल में भी, बट आउट ऑफ 4, 3 आर worthless for hydrogen bonding. But 1 hydrogen which is directly attached with oxygen, that is able to make H bond, because here the oxygen is having negative charge high and hydrogen is having high positive charge. तो जब तुम इसको वाटर में डालोगे तो वाटर के साथ यहां पर ऑक्सीजन है, ये देखो ए पॉइंट पर, ये देखो H बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो जो तुम्हारा मिथेनॉल है, ये आपका वाटर सॉल्युबल हो जाएगा, ये वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। तो देखा आपने यहां पर मिथेनॉल में जो HO से जुड़ा है वो वाटर के ऑक्सीजन के निगेटिव पॉइंट के साथ, ये इसका H पॉजिटिव और वो निगेटिव, इनके बीच में जो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना उसको हम लोग H बॉन्ड कहते हैं, और ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, इसलिए मिथेनॉल वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। इथेनॉल भी वाटर सॉल्युबल है, प्रोपेनॉल भी वाटर सॉल्युबल है, ब्यूटेनॉल भी वाटर सॉल्युबल है। तो एल्कोहल वाटर सॉल्युबल होता है क्योंकि एल्कोहल में OH होता है, और जो HO से जुड़ा है OH हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के काबिल है, तो इसलिए एल्कोहल आपके जो है वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन एल्केन नहीं होगा, कोई भी एल्केन नहीं होगा, क्योंकि एल्केन या एल्कीन या एल्काइन या बेंजीन सब में हाइड्रोजन केवल किससे जुड़ा होता है? कार्बन से, क्योंकि भाई हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन 2 ही चीज से बना है, एक हाइड्रोजन एक कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में सारे हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने काबिल है ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए वही हाइड्रोजन काबिल है जो या तो क्लोरीन से जुड़ा हो या ऑक्सीजन से जुड़ा हो या नाइट्रोजन से जुड़ा हो। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन है, चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, वे वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, क्योंकि वे हाइड्रोजन बॉन्ड बना नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता नहीं है, क्योंकि उनके पास ऐसा हाइड्रोजन ही नहीं है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके। तो ये था रीजन कि क्यों हाइड्रोकार्बन, चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, चाहे बेंजीन हो, चाहे टॉलुइन हो, चाहे कोई हाइड्रोकार्बन हो, सब के सब वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई हाइड्रोजन नहीं होता जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके। तो दिस इज द रीजन व्हाई एल्केन्स आर वाटर इनसॉल्युबल, बिकॉज दे आर अनेबल टू मेक H बॉन्ड, बट एल्कोहल्स आर सॉल्युबल बिकॉज एल्कोहल्स कैन मेक H बॉन्ड। तो अपने दिमाग में बिठा लो कि वही ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होता है जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, और जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा वो आपका वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब थर्ड प्रॉपर्टी चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इसका है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट में आपने एक चीज देखा जो अभी मैंने यहां बताया था कि हम लोअर से अगर हायर मेंबर की तरफ जाते हैं किसी भी फैमिली में, तो मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर मास, सरफेस एरिया, स्ट्रेंथ ऑफ पार्टिकल, ये सब बढ़ता है। मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ता है,
पीछे मैं लिखा हूं वही सारा, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ पार्टिकल, स्ट्रेंथ ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ये मैं आपको यहाँ पे रीजन पहले से बता चुका हूं, यही वाला रीजन वहां पर आपको लिख देना है कि मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है, मॉलिक्यूलर मास, सरफेस एरिया बढ़ता है, स्ट्रेंथ ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ ऑफ पैकिंग बढ़ती है, लैटिस एनर्जी बढ़ती है, पैकिंग एनर्जी बढ़ती है, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ये चीज तो बहुत ही कॉमन है, और ये ध्यान रखो, मैं फिर बोल रहा हूं, ये मैं केवल एल्केन के लिए नहीं पढ़ा, एल्कीन में भी यही होता है, वहां भी लोअर टू हायर में सब कुछ जो मैं यहां बता रहा हूं ऑलमोस्ट 100% एल्कीन में भी यही होता है, एल्काइन में भी होता है। तो जब एल्कीन और एल्काइन की फिजिकल प्रॉपर्टी आएगी तो मैं वहां नहीं पढ़ाऊंगा, यहीं पर मैं सबका बता दे रहा हूं। जो एल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो वही एल्कीन्स का भी है, वही एल्काइंस का भी है। तो जो यहाँ पर बता रहे हो लोअर टू हायर मेंबर जाओगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, जो रीजन यही एल्कीन में भी होता है, यही एल्काइन में भी होता है, ये हर जगह होता है। किसी भी एल्कोहल में चले जाओ वहां भी यही होगा, एमाइन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एस्टर, एमाइड, एसिड एनहाइड्राइड, किसी भी फैमिली में चले जाओ सब में यही रीजन होता है कि लोअर टू हायर मेंबर जाने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। लेकिन यहाँ एल्केन में एक खास चीज होती है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बाकी में नहीं होता वो एल्केन में ही होता है। वो खास चीज क्या होती है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो यहां पर खास चीजें होती है कि जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड सो ऑन। यहां पे नंबर ऑफ कार्बन देखो, मीथेन में 1 कार्बन, यहां 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ऐसे आगे 6 कार्बन, 7 कार्बन। तो 1 कार्बन आपका ऑड कार्बन हो गया, 2 कार्बन इवन नंबर कार्बन, 3 कार्बन ऑड नंबर कार्बन, 4 कार्बन इवन नंबर कार्बन, 5 कार्बन ऑड नंबर कार्बन, 6 कार्बन इवन नंबर कार्बन, 7 कार्बन ऑड नंबर कार्बन। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहां पे जैसे मान लो सपोज करो, सपोज है, ये डेटा नहीं है, ये सपोज किया गया है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं ऐसे एज्यूम कर दे रहा हूं। लेकिन जो यहां मैं डेटा लिखूंगा बॉइलिंग पॉइंट, वो डेटा नहीं होता उनका, लेकिन तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं उसको एज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान रखो ये केवल समझाने के लिए है, बाकी ये डेटा नहीं है। तो यहां पर जैसे मीथेन का मान लो बॉइलिंग पॉइंट 8 डिग्री सेल्सियस है, तो इथेन का 10 डिग्री सेल्सियस, तो प्रोपेन का 12 डिग्री सेल्सियस, तो ब्यूटेन का 25 डिग्री सेल्सियस, तो हेप्टेन का 26 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान से देखो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता ही जा रहा है, 1 से 10, 10 से 12, 20 से 25, 26 बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन जब तुम ऑड से इवन पे जा रहे हो तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 1 से 10 हो गया, और जब इवन से ऑड पे गए तो फिर केवल 2 डिग्री बढ़ा, 12। फिर जब तुम ऑड से इवन पे गए तो देखो 12 से 25 हो गया, सीधे बढ़ गया। और फिर जब तुम इवन से ऑड पे गए तो 26। मतलब जब हम ऑड से इवन पे जा रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा बहुत तेजी से बढ़ता है, और जब इवन से ऑड पे जाते हैं तो बहुत डल चेंज होता है, बहुत माइनर बढ़ता है लेकिन बहुत माइनर बढ़ता है। तो ठीक है, इसका रीजन हम आपसे कल लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आज टाइम हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।